जदयू से जुड़े हुए हैं जगनारायण यादव जी, क्या कहिएगा आज जो परिणाम आया है उस पर क्या टिप्पणी करना चाहिएगा? देखिए, राजनीति और नीति दो शब्द है। तो राजनीति जो कर रहे हैं लोग वो कूटनीति पर आधारित है। कहा जाता है कि राजनीतिक बराबर कूटनीति के गोद में पलता है। तो नीतीश कुमार की जो चर्चा आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार राजनीति नहीं नीति से काम करते थे, और नीति जो होता है वो मानवीय दृष्टिकोण रख के काम किया जाता है। तो वो दृष्टिकोण जिस पार्टी के अंदर जिसके अंदर नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि उसको लोकतंत्र में हार का मुकाबला करना पड़ेगा। और जो हार हुआ, ये जनता के जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग जो समझ रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये दुनिया चलती है, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे मुद्दे आ गए और इस चुनाव के पहले इतना मुद्दा खड़ा हुआ, मंदिर से लेकर के पेपर लीक से लेकर के भरत तिवारी से लेकर के बहुत सारे इतने मुद्दे आए, जिससे बांकीपुर के लोगों ने समझा कि ये सरकार जो है दिल्ली और पटना में जो है वो ढंग से काम नहीं करे, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है क्षरण हो रहा है। इसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए बांकीपुर की जनता ने जो समर्थन किया, उसका हम जनता के भावनाओं का स्वागत करते हैं, खैरमकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस तरह के कोई भी पार्टी का रुझान हो उसका मुंहतोड़ जवाब इस देश में मिलना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में जीत और हार ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो जीत हार से घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत तो है। एनडीए में मंथन होगा, लग रहा है पांचों पार्टी पांडव जो हैं करेंगे मंथन करना चाहिए। यदि मंथन नहीं करेंगे तो सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की आवाम या बिहार की आवाम आपको बाहर कर देगी। यहाँ बहुत लोगों को बाहर किया है। और वाजपेयी जी कहते थे कि लोकतंत्र जो है वो खूबसूरती है उसकी जीत और हार। इस खूबसूरती को आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ये निर्धारित करता है हारने वाले लोगों पर। एक और चीज़ बोला जाता है जगनारायण जी की जो दो पार्टी है जैसे एनडीए में जदयू और बीजेपी, ये तो विचारधारा की पार्टी है, एक समाजवादी विचारधारा की है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा की है। लेकिन और जो इनके इर्द गिर्द हैं, जो भी पार्टी हो, रालोमो हो, चाहे जीतनराम मांझी की हम हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, उनका कहा जाता है कि एक जातीय सेंटिमेंट्स में उनको वोट मिलता रहा है। तो जिस तरीके से जातीय समीकरण जो है टूटा है, आगे एनडीए के लिए क्या मतलब एक रास्ता खुलेगा कि उनको भी किनारे कर दिया जाए या हो जाए वो अपने आप? देखिए, इस देश में जब से पार्टी सिस्टम बना तब से जाति के आधार पर समीकरण बना के पार्टियाँ बनी है। आप सुने होंगे कि चरण सिंह ने अजगर मजगर बनाया था। कांग्रेस के पास ब्राह्मण बनिया और शेड्यूल कास्ट का समीकरण था, तो मुसलमान का तो ये जाति आधार पर ही जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ पार्टियाँ खड़ी होती है। और जो हमारे साथ छोटी छोटी पार्टियों का जो संगठन है वो उसी जाति का जो रिफ्लेक्शन है उसी के आधार पर मेरे साथ है। और उनका कितना प्रभाव है कितना नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जाति का नारा, धर्म का नारा या कोई भी स्लोगन एक समय के बाद अपना अस्तित्व खोता है, तो वो नारा जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। फिर विकास के मुद्दे पे और जो जनतांत्रिक माने नियम है उनके मुद्दे पे आना पड़ेगा। विकास के मुद्दे पर हर समय वोट नहीं होता है। विकास दुनिया में ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट दो इशू होता है दुनिया में, एक को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं और एक को कंक्रीट कहते हैं। तो हम लोगों ने जो विकास का जो नारा है वो कंक्रीट मुद्दा है और एब्स्ट्रैक्ट मुद्दा होता है भावना। तो भावनात्मक चीज़ों से ही दुनिया के अंदर, देश के अंदर पार्टियां खड़ी रहती है। जिस पार्टी के साथ भावनात्मक मुद्दा होगा वो ज़्यादा मजबूती से समाज में दिखाई देती है, चाहे हिंदी का नाम हो चाहे जाति का नाम हो। जहाँ जातिवाद मजबूत है वहाँ धर्म कमज़ोर हो जाता है, और जहाँ जब धर्म हावी हो जाता है तो जाति का मुद्दा कमज़ोर हो जाता है। तो इस देश में जाति व्यवस्था और जाति के आधार पर यहाँ शोषण होते रहा है 5000 वर्षों से। उस शोषण से मुक्ति के लिए विभिन्न जातियाँ अलग अलग ग्रुप बना करके पार्टी क्यों बनाई जाती है? कहा जाता है कि पार्टी फॉर्म फॉर द सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। पार्टी का निर्माण किसी खास हित समूह की रक्षा के लिए होता है
और हित समूह यहाँ उस तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा देश औद्योगिक देश है नहीं, तो यहाँ हित समूह जाति है। लेकिन इस पर क्या कहिएगा आप? अंतिम आपसे टिप्पणी चाहेंगे कि जो पार्टियां बन रही है जाति के नाम पे, उसमें परिवारवाद हावी है। अभी देख लीजिए जिस तरीके से एक व्यक्ति को जो चुन के भी नहीं आया है, उनको नॉमिनेट करके मंत्री पद पर रखा जा रहा है। देखिए, सत्ता के लिए परिवारवाद और ये सब जो चीज़ें हैं, विकृत चीज़ें, उसको आप महाभारत में भी देख लीजिए, रामायण में भी देख लीजिए, हर जगह ही होता है। महाभारत में देखते हैं कितनी सारी, लेकिन हम लोग तो लोकतंत्र में है ना, हम लोग तो उसका रिफ्लेक्शन है, हम उस समाज के, हम महाभारत का हम पर असर है, रामायण का असर है, कुरान का असर है, तो उसका स्पिरिट हमारे दिमाग में बैठता है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। आप कितनों पार्टी बनाइएगा तो सिविल सोसाइटी का जो प्रभाव है वो पॉलिटिकल सोसाइटी पर उसको एक्सप्लॉइट करता है, वो पड़ता है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस तरह के भावनात्मक चीज़ों का असर पड़ेगा। और ये भावनात्मक जो पार्टियां हैं, जिसके साथ भावना ज़्यादा जुड़ा रहता है, वही मजबूती से, देखिए इस देश में लेफ्ट के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, उनका कंक्रीट मुद्दा है, उनके साथ जनता नहीं जुड़ रही है। लेकिन जहाँ भावनात्मक मुद्दा है, धर्म का, वहाँ लोग खड़े हो गए। जाति का मुद्दा था, आरक्षण का सवाल था, जाति से जुड़ा हुआ, तो लोग खड़े हो गए देश में। और दूसरी बात कि इस देश के अंदर आरक्षण का जो सवाल है, विशेष अवसर का जो सवाल है, वो इस देश में बड़ी मजबूती से खड़ा है। कोई पार्टी पिछड़ा आंदोलन को इग्नोर नहीं कर सकती है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में आपको कौन यादव हैं जी, मोहन यादव को बनाना पड़ा, एक नोनिया के बेटा को बनाना पड़ा। और उड़ीसा के अंदर जो माहौल है उसमें 40 बरस 50 बरस, शिवराज सिंह चौहान भी तो ओबीसी में से है। वही बोल रहे हैं ना कि नोनिया के बेटा। तो उड़ीसा के अंदर 50 बरस एक जाति का राज था, कास्ट लोग राज करते थे। लेकिन जब बीजेपी पावर में आई तो वो वहाँ पर आदिवासी को बनाया, 26% जिसकी आबादी है। तो बीजेपी जाति और धर्म के दोनों समायोजन के चक्कर में फंस करके मर रही है, परेशान हो रही है। दोनों को एकोमोडेट करना कठिन काम है। जाति और धर्म को एकोमोडेट करना बहुत टेढ़ी खीर है, और उसी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ भरत तिवारी की हत्या हुई, पूरा हंगामा हुआ। कौन आधार वोट था? बीजेपी के वोटर हंगामा कर रहे थे। आपको लगता है कि यूजीसी जो रेगुलेशन है उसका भी प्रभाव रिफ्लेक्ट हुआ है? रेगुलेशन का तो है, यूजीसी में तो बहुत रेगुलेशन आते रहे हैं, और कांग्रेस ने तो बहुत रेगुलेशन, चूँकि देखिए इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जो निर्णय लिया पहले, उसका परिणाम हुआ कि बीजेपी जो है ऊपर में आ गई, और उसको तर्क देने में आसानी हुआ। जैसे पहला ताला खोलने का काम राजीव गांधी जी ने किया, शिलान्यास मंदिर का राजीव गांधी जी ने किया, और साहबानों जैसी 60 बरस की बूढ़ी महिला पर जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का निर्णय लिया, तो जानते हैं उन्होंने क्या क्या, उसको पार्लियामेंट में चेंज कर दिया। तो बीजेपी के लोगों को तर्क देने में आसान हुआ कि ये सरकार मुस्लिम परस्त है। तो इसलिए बीजेपी और इंदिरा गांधी ने जो जिस तरह से माला और मंदिरों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तो सेकुलरिज्म का तो हार यही लोगों ने करा दिया। सेकुलरिज्म का हार बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर कराया। क्या नाम